हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल शिफ्ट H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन देखते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द पीक पोजीशन ऑफ द सैम्पल प्रोटॉन विथ रिस्पेक्ट टू TMS प्रोटॉन इज नोन एज अ केमिकल शिफ्ट। इसका मतलब है जो TMS का पीक है और जो सैम्पल प्रोटॉन का पीक है उनके बीच जो डिस्टेंस प्रेजेंट है वो डिस्टेंस मेजर करके जो वैल्यूज मिलेगी उन वैल्यूज को हम केमिकल शिफ्ट कहेंगे। अब यहाँ आप ऐसा समझ सकते हैं कि TMS की पीक से सैंपल प्रोटॉन का पीक कितने दूर है ये मेजर करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उन्हें हम केमिकल शिफ्ट कहेंगे। अब यहाँ जो हमारा A प्रोटॉन्स का पीक है वो 4 पर मिल रहा है तो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी। इस तरह हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज निकालते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन्स है, मतलब ये A प्रोटॉन्स है, ये B प्रोटॉन्स है। इसका मतलब इनका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है और इनका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज है वो भी डिफरेंट है, पर किसी की कम है तो किसी की ज़्यादा है। अब ये कम ज़्यादा इस वजह से होती है क्योंकि ये शील्डेड होते हैं या फिर डीशील्डेड होते हैं। अब जो प्रोटॉन शील्डेड होते हैं उनका पीक TMS के पास आता है, तो इसका मतलब है ये शील्डेड प्रोटॉन है और इस वजह से इनका जो पीक है वो TMS के पास आया है। और जो डीशील्डेड प्रोटॉन्स है उनका पीक TMS से थोड़ा सा दूर आया है। अब ये डी शील्डेड और शील्डेड ये क्या कंसेप्ट है, यहाँ हम शील्डेड और डीशील्डेड के कंसेप्ट को शॉर्ट में समझते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड प्रोटॉन मतलब एक सिंगल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और उस पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो इजीली उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है। इसकी वजह होती है कि यहाँ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस हाइड्रोजन एटम के साथ, और यही हाइड्रोजन एटम जब किसी कार्बन के साथ अटैच होता है तो यहाँ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जब हम यहाँ अप्लाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इजीली इन प्रोटॉन्स को अपने साथ पैरेलल या फिर अलाइन नहीं करती। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। तो ये क्या होता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ही इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेटिंग मोशन में होते हैं और सर्कुलेटिंग मोशन में होने की वजह से वो खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज करती है हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। और इस वजह से क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है वो इजीली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन नहीं होते, पैरेलल नहीं होते, और इस वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज है वो ज़्यादा नहीं आती, वो कम आती है। अब वो कम ज़्यादा क्यों आती है वो हम हमारे स्पेक्ट्रम के थ्रू देखेंगे। आपको यहाँ सिर्फ यही समझना है कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे प्रोटॉन को शील्ड कर रही है और ये शील्डिंग के इफेक्ट, ये शील्ड होने की वजह से इन प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम आ रही है और इसे हम शील्डिंग कहते हैं। और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते, मतलब इस तरह इस हाइड्रोजन की तरह या इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वह इसे हम डी शील्डिंग कहते। अब ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है और वहाँ हमारे प्रोटॉन शील्ड हो जाते हैं और उसे ही हम शील्डिंग कहते हैं इस इफेक्ट को। और जहाँ ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कम होती है वहाँ डी शील्डिंग हो जाती है, मतलब वो जो प्रोटॉन है वो इजीली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं। इस तरह ये डी शील्डिंग और शील्डिंग का इफेक्ट होता है। अब यहाँ देखिए, जो शील्डेड प्रोटॉन है उनका पीक TMS के पास आया है और जो डी शील्डेड प्रोटॉन है उनका पीक TMS से दूर आया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो हम इस डायरेक्शन से अप्लाई करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होने की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम होगी और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी। वो कैसे, अब देखिए हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू किया तो 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, ये समझने के लिए लिख रही हूँ मैं, आप ऐसे समझ सकते हैं 10 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, और यहाँ जो होगी वो शायद 16 या 17 हर्ट्ज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज बढ़ रही है। अब जो TMS का पीक है वो हमेशा हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड पर आता है।
ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा टीएमएस का पीक है वो हमेशा हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड पर आता है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हाईएस्ट होगी। इस वजह से जो शील्डेड प्रोटॉन है वो टीएमएस के पास आते हैं और डीशील्डेड प्रोटॉन दूर आते हैं, क्योंकि जो डीशील्डेड होंगे वो इजीली अलाइन हो जाएंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वहाँ आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। बट जहाँ शील्डेड प्रोटॉन है वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी उन प्रोटॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करने के लिए। इस तरह ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज कम ज़्यादा होती है और डिफरेंट प्रोटॉन्स के लिए ये डिफरेंट आती है, क्योंकि वहाँ उनका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है उन प्रोटॉन का, और डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट के वजह से ही इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो कम ज़्यादा होती है। अब ये जो केमिकल शिफ्ट है वो पीपीएम में एक्सप्रेस की जाती है, जिसे हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, और ये डेल्टा से डिनोट की जाती है। उसी के साथ साथ जो टीएमएस की वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वो हमेशा 0 होती है, और ये जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो डिपेंड नहीं होती इंस्ट्रूमेंट पर या फिर इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी पर। मतलब आपका एक जो सैंपल है उसके प्रोटॉन 4 ppm पर अपना केमिकल शिफ्ट वैल्यू शो कर रहे हैं, तो अगर उसे हम अलग इंस्ट्रूमेंट पे या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पर ले उस वैल्यू को, तो वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब आप एक ही सैंपल का पीक कितने भी इंस्ट्रूमेंट पर ले वो पीक की वैल्यू डिफरेंट नहीं आती, वो सेम ही आती है अगर कितने भी इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ यूज़ करें। अब यहाँ देखिए केमिकल शिफ्ट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जो हमें गिवन होता है। तो केमिकल शिफ्ट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनटू 10⁻⁶। अब यहाँ क्या है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस है वो उसे हमने 0 कंसीडर किया है, तो वो तो हम यहाँ निगलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनटू 10⁻⁶। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि किस तरह हम ये फॉर्मूला यूज करके डेल्टा की वैल्यूज मतलब केमिकल शिफ्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल हम 437 कंसीडर करेंगे और ये वैल्यू हर्ट्स में होती है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम 16 मेगाहर्ट्ज कंसीडर करते हैं इनटू 10⁻⁶। तो आपको एक पहला काम करना होता है यहाँ, वो होता है कि 16 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना। अगर एग्जाम में आपको यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो वह आपको याद रखना होगा कि हमारी जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा मेगाहर्ट्ज में होती है और जो हमारी सैंपल की फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में होती है। तो हमें यहाँ मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए उस 60 को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब क्या है कि 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻⁶ हर्ट्ज। ये बात याद रखिए, 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻⁶ हर्ट्ज। इसीलिए हमने यहाँ 60 को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, तो हमें वो वैल्यू जो मिलेगी वो हर्ट्ज में मिलेगी। तो अब हम यहाँ फिर से लिखेंगे 437 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ क्या होता है, ये जो 10⁻⁶ कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ हमें आंसर मिलेगा 7.28। ये हो गई हमारी डेल्टा की वैल्यू जो है 7.28 डेल्टा, मतलब ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हो गई और ये वैल्यूज हमेशा पीपीएम में आती है। अब यहाँ हम टीएमएस के बारे में पढ़ेंगे जो है टेट्रामिथिलसिलेन। ये एज अ रेफरेंस यूज़ होता है H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और ज़्यादा से ज़्यादा यही एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाता है H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसके कुछ रीजंस है और इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि वाई टीएमएस इज यूज एज अ रेफरेंस इन H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना आना चाहिए। इसीलिए आज हम टेट्रामिथिलसिलेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो पहले टेट्रामिथिलसिलेन का स्ट्रक्चर देखिए। इसमें सिलेन ग्रुप एट द सेंटर प्रेजेंट होता है और उससे 4 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, और ये जो 4 मिथाइल ग्रुप्स के प्रोटॉन्स हैं वो मिलके 12 प्रोटॉन्स होते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है प्रोड्यूस शार्प सिग्नल करस्पॉन्डिंग टू 12 हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब है ये जो 12 प्रोटॉन्स है वो सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने की वजह से ये एक सिंगल पीक शो करते हैं जो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। द पीक ड्यू टू टीएमएस इज एट द हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड। ये हम सब जानते हैं कि हमारा जो पीक आता है टीएमएस का वो हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड पर आता है, और स्टार्टिंग में भी हमने ये देखा कि किस तरह ये पीक हमारा जो टीएमएस का पीक है वो हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड पर मिलता है। इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट एंड मिसिबल विथ मेनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसलिए सैंपल डिसॉल्व करने के लिए हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उस सॉल्वेंट के साथ भी ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है, जिसे हम मिसिबल कहते हैं। और ये एक गुड सॉल्वेंट भी है, मतलब ये खुद भी अच्छा सॉल्वेंट है और दूसरे सॉल्वेंट के साथ भी इजीली
डिजॉल्व हो जाता है, जो सैंपल डिजॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। इट इज हाईली वोलाटाइल एंड क्विकली इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। यह हाईली वोलाटाइल होता है, इस वजह से ये रूम टेम्परेचर पर क्विकली इवेपोरेट होता है और इस वजह से हमारा जो सैंपल है वो हम 100% रिकवर्ड कर सकते हैं। ये इजीली इवेपोरेट होता है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिर्फ 27 डिग्री सेल्सियस है और इतना कम बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ही ये रूम टेम्परेचर पर इजीली इवेपोरेट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा चीप होता है, मतलब चीप मतलब इजीली अवेलेबल होता है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। और ये भी पॉइंट्स है, आप इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ये चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है। तो अब हम यहाँ लास्ट पॉइंट देखते हैं टीएमएस का। इट इज़ यूज एज ए इंटरनल स्टैंडर्ड। तो यहाँ इंटरनल स्टैंडर्ड का मतलब है जब हम सैंपल और टीएमएस को मिक्स करके उन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या फिर वो इंस्ट्रूमेंट में इंसर्ट करते हैं उस सैंपल और टीएमएस के सॉल्वेंट को मिक्स करके, तो वो जो सैंपल और टीएमएस हैं वो दोनों मिलकर सेम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं और इसीलिए उसे इंटरनल स्टैंडर्ड कहा जाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। तो पहला फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब पहले हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसलिए लिया है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज को। वो किस तरह, ये हम आगे देखेंगे। एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, डी शील्डिंग इंक्रीजेस एंड डेल्टा वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है तो डी शील्डिंग बढ़ रही है और डी शील्डिंग बढ़ रही है तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो भी बढ़ रही है। अब वो किस तरह इंक्रीज हो रही है ये हम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ CH3 ग्रुप है, अगर हम इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालें, डेल्टा की वैल्यू निकालें तो वो सिर्फ 0.9 होती है। पर अगर इसी कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप अटैच हो जाए जैसे कि क्लोरीन, तो अगर इसके साथ क्लोरीन अटैच होता है तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, वो 3.1 डेल्टा हो जाती है। मतलब जो डेल्टा की वैल्यू है वो 3.1 आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन लवर होता है, तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब इन जो हाइड्रोजन के पास या फिर इन प्रोटॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो इन्हें शील्ड कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये खुद की तरफ पुल कर लेता है और यहाँ से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है वो नेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो इन्हें शील्ड कर रहे थे वो इस क्लोरीन की तरफ चले जाते हैं और इस वजह से ये प्रोटॉन नेक्ट हो जाते हैं, मतलब डीशील्डेड हो जाते हैं और डीशील्डिंग की वजह से ही इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज इंक्रीज होती है। अब हमने ये स्पेक्ट्रम के थ्रू देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड से अप्लाई हो रही है और इसी वजह से जो टीएमएस के पीक से जो हमारे जो डीशील्डेड प्रोटॉन के पीक है वो दूर आते हैं, इसी वजह से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इन क्लोरीन ने इस प्रोटॉन को नेक्ट करके इनकी जो शील्डिंग थी वो हटा दी है और इन प्रोटॉन्स को डीशील्डेड कर दिया है और डीशील्डिंग की वजह से यहाँ डेल्टा की वैल्यू बढ़ गई है। अब यह अगर 2 क्लोरीन अटैच हो जाए इस कार्बन के साथ तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ये दोनों प्रोटॉन ज़्यादा डीशील्डेड हो जाते हैं और ज़्यादा डीशील्डिंग की वजह से यहाँ जो डेल्टा की वैल्यू आती है वो 5.3 डेल्टा इतनी आती है। उसी तरह अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बढ़ा दें, जैसे कि यहाँ हमने 3 क्लोरीन अटैच कर दिए, तो ये जो 3 क्लोरीन है ये पूरी तरह इस प्रोटॉन को डीशील्ड कर देते हैं और इस वजह से यहाँ जो डेल्टा की वैल्यू आती है वो 7.28। तो यहाँ डीशील्डिंग बढ़ जाती है और डीशील्डिंग की वजह से यहाँ जो हमारी वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वो भी बढ़ती है। इस तरह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारे प्रोटॉन के जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है उनको अफेक्ट करती है। तो ये बात याद रखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर हमारे प्रोटॉन के पास ज़्यादा है मतलब हमारा प्रोटॉन जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन पर अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्रेजेंट है तो वहाँ केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये बात याद रखिए, क्योंकि वहाँ डीशील्डिंग हो रही है और डीशील्डिंग की वजह से ही केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ रही है। अब हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर हमारे कार्बन के साथ मतलब अटैच हो, जिस कार्बन पर हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके साथ अटैच हो तो उसकी भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज बढ़ जाती है। वो किस तरह ये देखते हैं। अगर CH3 ग्रुप के साथ
फ्लोरीन ग्रुप अटैच हो तो वहाँ जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 4.3 आती है। अगर हमारे इसके साथ CH3 ग्रुप के साथ क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो वही वैल्यू 3.1 ppm आती है। उसी तरह CH3 के साथ अगर ब्रोमीन अटैच है तो वो वैल्यू 2.7 ppm इतनी आती है। और अगर यहाँ आयोडीन अटैच है CH3 ग्रुप के साथ तो वहाँ 2.2 इतनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज आती है। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर से यहाँ मैंने इन हैलोजन एटम को लिख दिया है। तो आपको याद रखना है कि अगर फ्लोरीन अटैच है CH3 ग्रुप के साथ तो उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। अगर क्लोरीन अटैच है तो फ्लोरीन से वो वैल्यू कम आएगी। यहाँ ये इस वजह से होता है क्योंकि इन जो एटम्स है ये हैलोजन एटम्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर इस तरह है, मतलब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से। तो इस वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो इस ऑर्डर में आई है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए इस पर और इस तरह आपको दिया जाए और कहा जाए कि इनको डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो आपको इन्हें याद रखना है कि इनकी वैल्यूज़ इस तरह आती है। अब हम आगे के लिए देखते हैं। तो आगे हम बेंजीन के लिए और जो विनिल प्रोटॉन्स होते हैं उनके लिए, मतलब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो प्रोटॉन अटैच हैं उन प्रोटॉन्स के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आती है वो देखेंगे। तो बेंजीन के जो प्रोटॉन्स है उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.2 ppm होती है। मतलब ये जो प्रोटॉन है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.2 ppm होती है। पर जो ये प्रोटॉन्स है उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज 5.3 ppm इतनी होती है। अब इनमें ये डिफरेंस क्यों, या फिर इनकी इतनी ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज क्यों आती है? जैसे कि हमने CH3 ग्रुप के लिए देखा, अगर CH3 से CH3 अटैच है तो उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 0.9 इतनी ही आती है। पर बेंजीन और ये जो विनिल प्रोटॉन्स है उनकी इतनी ज़्यादा क्यों आती है ये देखने वाले हैं हम इसमें। तो यहाँ क्या होता है, ये जो बेंजीन में पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है जिन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होती है। अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इनकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होती है। और ये पैरेलल होने की वजह से ये इजीली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं, और अलाइन होने की वजह से ये 7.2 ppm इतनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शो करते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं कर रही, वो उसके साथ पैरेलल है। अब ये पैरेलल है इसका मतलब है कि ये डीशिल्डेड है, प्रोटॉन क्या है, डीशिल्डेड है, और ये प्रोटॉन डीशिल्डेड है। इस वजह से ही ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इजीली चले जा रहे हैं, मतलब अलाइन हो रहे हैं, और इसी वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो बढ़ रही है। उसी तरह विनिल प्रोटॉन्स में क्या होता है, इनकी भी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी पैरेलल होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इजीली। इस वजह से ये भी जो प्रोटॉन्स है वो डीशिल्डेड है, और डीशिल्डिंग के वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है। अब यह शील्डिंग कौन करता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड शील्डिंग का काम करता है। पर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज ही नहीं करेगा, तो ये प्रोटॉन शील्ड नहीं होंगे। अगर ये प्रोटॉन शील्ड नहीं होंगे तो ये इजीली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे, और ये इजीली अलाइन होने की वजह से इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा आती है। याद रखिए बेंजीन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7.2 डेल्टा है। विनिल प्रोटॉन मतलब जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उनकी 5.3 ppm इतनी आती है, और जो CH3 ग्रुप है उनके लिए 0.9 ppm इतनी आती है। ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ लिख के दी है, और इसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इस पर क्वेश्चन आए कि ये इतनी ज़्यादा क्यों है, या फिर बेंजीन और जो विनिल प्रोटॉन है उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है, तो ये आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इनके इलेक्ट्रॉन्स की वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होती है, और इसी वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो ज़्यादा होती हैं। पर यहाँ जो CH3 के साथ है, इन CH3 के साथ जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, और इस वजह से ये प्रोटॉन शील्डेड होते हैं, और शील्डिंग की वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 0.9 ppm इतनी आई है। ये बात याद रखिए। अब हम यहाँ बेंजीलिक प्रोटॉन्स के लिए कितनी वैल्यूज आती है वो देखते हैं। बेंजीलिक प्रोटॉन वो होते हैं जो बेंजीन से अटैच होते हैं, जैसे कि यहाँ CH3 ग्रुप। अब ये CH3 ग्रुप के लिए कितनी वैल्यूज आती है वो हम देखेंगे। तो ये CH3 के जो प्रोटॉन्स है वो शील्डेड होते हैं, क्योंकि इनके इस साइड अब कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, पर इस साइड यहाँ कार्बन प्रेजेंट है इन प्रोटॉन के साथ।
और इसी वजह से ये थोड़े बहुत शील्डेड हो जाते हैं और शील्डिंग की वजह से इनकी वैल्यू 2.3 से 2.8 तक चली जाती है। ये बात याद रखिए, जो बेंजीलिक प्रोटॉन है वो थोड़े बहुत शील्डेड होते हैं और शील्डिंग की वजह से उनकी वैल्यू केमिकल शिफ्ट की 2.3 से 2.8 ppm इतनी आती है। अगर आपको ऐसा कहीं मिल जाए तो याद रखना उसकी वैल्यू 2.3 से 2.8 तक चली जाएंगी, क्योंकि ये शील्डेड है। इनके पास थोड़ी बहुत जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगी। अब हम एसिटिलिनिक प्रोटॉन के लिए देखते हैं। एसिटिलिनिक प्रोटॉन वो होते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। अभी एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ दो प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब ये जो दो प्रोटॉन है इनकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है और उसी के साथ साथ यहाँ जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो पाई बॉन्ड क्या करते हैं, उनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है और इसी वजह से इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 2.5 ppm इतनी आती है। याद रखिए इनके जो प्रोटॉन्स है वो थोड़े बहुत ये थोड़े से डीशील्डेड होते हैं, ज़्यादा डीशील्डेड नहीं होते और इसी वजह से इनकी जो वैल्यू है वो 2.5 ppm इतनी आती है। इस तरह केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज निकाली जाती है डिफरेंट प्रोटॉन्स के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अल्कीन और अल्काइन के लिए किस तरह केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज आती है। अब यहाँ देखिए जो अल्केन की केमिकल शिफ्ट की स्टैंडर्ड केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 0 से 1 तक आती है। जैसे कि हमने CH3 के लिए देखा उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0.9 थी। उसी तरह अल्किन के लिए, अगर अल्किन में जो एक्सेप्शनल थे जैसे कि हमने बेंजीलिक प्रोटॉन्स देखे और विनिलिक प्रोटॉन देखे तो उनमें क्या था कि जो उनकी वैल्यूज थी डबल बॉन्ड की वजह से आने वाली वो बहुत ज़्यादा थी केमिकल शिफ्ट की, पर यहाँ हम सिर्फ CH2 के लिए देख रहे हैं और अगर हम CH2 के लिए निकालें तो वो 1.5 से 3 तक आती है और जो अल्काइन होते हैं उनकी 1 से 1.5 तक आती है, क्योंकि उनमें जो ट्रिपल बॉन्ड है उनकी वजह से यहाँ शील्डिंग का इफेक्ट आता है और उस शील्डिंग के इफेक्ट की वजह से इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। सिर्फ एसिटिलिनिक का प्रोटॉन ऐसा है जो उसकी वैल्यू 2.5 ppm इतनी आती है डेल्टा की, पर अगर आप बाकी के अल्काइन ग्रुप देखें तो उनकी वैल्यू 1 से 1.5 तक ही आती है। इसी तरह हम कुछ जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि RC डबल बॉन्ड O जो कि अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इस अल्डिहाइड ग्रुप की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 2.1 ppm इतनी आती है। याद रखिए अल्डिहाइड के लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो 2.1 इतनी आती है और जो हमारा कीटोन ग्रुप है जो RC डबल बॉन्ड O R जो कीटोन ग्रुप है उस कीटोन ग्रुप के लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है वो 2.3 इतनी आती है या फिर वो 2.5 तक चली जाती है। 2.3 या 2.5 इतनी जो हमारा कीटोन ग्रुप है उसके लिए वैल्यू मिलती है। अगर हमारे इसमें कुछ एन अटैच हो या फिर जो एरोमेटिक प्रोटॉन है जैसे कि AR के साथ अगर हाइड्रोजन या फिर CH3 ग्रुप अटैच है तो उस CH3 ग्रुप की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 2.3 ppm इतनी आती है। जो बाकी हमने Br के लिए क्लोरीन के लिए तो वैल्यूज़ देख ही ली है। उसके साथ साथ एक बात और याद रखिए, अगर हमारे जो CH ग्रुप है उससे ऑक्सीजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो उसकी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो 3.7 ppm इतनी आती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो ऑक्सीजन ग्रुप क्या करता है इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन खींच जाने की वजह से ये जो प्रोटॉन्स है वो नेक्ट हो जाते हैं, वो डीशील्डेड हो जाते हैं और डीशील्डिंग की वजह से हमें यहाँ जो वैल्यू मिलती है केमिकल शिफ्ट की वो 3.7 ppm इतनी मिलती है। तो ये कुछ वैल्यूज़ है केमिकल शिफ्ट की जो हमने निकाली है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं।